आदरणीय अशोक चक्रधर जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अग्रज मित्र, आज मैं मंच इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का यह पूरा का पूरा परिसर मुझे किसी श्रेष्ठ मंच से कम नहीं लग रहा है। जिस परिसर में इतने श्रेष्ठ कहानीकार, कवि, साहित्यकार, भाषाविद, शिक्षाविद, पत्रकार एक साथ उपस्थित हो, तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र ही किसी श्रेष्ठ मंच से कम नहीं होता है। आप सब आए, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं औपचारिक रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी का, ममता कालिया जी का, अनिल शर्मा जोशी जी का, संतोष चौबे जी का, दिव्या माथुर जी का और तेजेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने अपने आशीर्वचन लिखकर जैसे मेरे इस प्रथम कहानी संग्रह डेड एंड के लिए हिंदी साहित्य की वैश्विक मूलधारा के दरवाजे खोल दिए। और आज आप सबकी उपस्थिति से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे उसे स्वीकृति मिल गई है। यह मेरा कहानी संग्रह, आज रामनवमी का दिन है और डेड एंड कहानी संग्रह में 9 कहानियां हैं और संयोग से 99 पृष्ठ हैं। और आज के इस कार्यक्रम में 9 वक्ता हैं और मैंने अपने गद्य के नवरत्नों को समर्पित किया है ब्रिटेन की हिंदी शिक्षिका सुरेखा चोपड़ा जी को। और उसका कारण है, और उसका कारण यह है कि मैं इस पुस्तक के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से यह संदेश देना चाहता था और संदेश देना चाहता हूँ कि जब ऐसे उत्सव महोत्सव होते हैं उसमें या कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो शिक्षक, साहित्यकार, कवि, लेखक या पत्रकार नहीं होते, हम उन्हें वह मान्यता, वह सम्मान नहीं देते जिसके वे हकदार होते हैं। और शायद मेरी इन भावनाओं को समझेंगे। यहाँ पर कई शिक्षाविद उपस्थित हैं, रेखा सेठी जी थी, संदीप मारवा जी हैं, डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी हैं, अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, देविक रमेश जी हैं जो साहित्यकार भी हैं और साथ में शिक्षाविद भी हैं, कि शिक्षकों का कितना महत्व है और उन्हें हमें एक सम्मान देने की आवश्यकता है, आगे लाने की भी आवश्यकता है। लंदन बुक फेयर में जब मुझे पता चला कि उसके इतिहास में यह पहली बार किसी हिंदी पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण हो रहा है, तो मैंने वहाँ कहा था कि when Hindi is the 3rd largest spoken language of the world, Hindi cinema is the 2nd biggest film industry in the world, why Hindi literature is so behind in getting the recognition which it deserves on global platforms and international forums. However, I am hopeful, not only hopeful, but I'm certain that it's going to happen now when we have visionaries and missionaries like Maheshwaris. मैं अदिति महेश्वरी और अरुण महेश्वरी जी और वाणी प्रकाशन को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये साहस उठाया और यह कदम बढ़ाया कि हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य को वे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएं। और सिर्फ यहाँ पर मैं जब भारतीय साहित्य कह रहा हूँ तो मैं समझता हूँ अंग्रेजी भी भारत की एक भाषा के रूप में आ गई है, हमारा अंग है। तो क्यों नहीं हमारे भारत के जो सेलिब्रिटी और बेस्ट सेलर्स अंग्रेजी के लेखक हैं, यहाँ विज्ञान प्रकाश जी उपस्थित हैं, अंग्रेजी की पुस्तक आई है, क्यों नहीं इन लोगों की पुस्तक हमें वाटरस्टोन्स, इंग्लैंड के वाटरस्टोन्स या अमेरिका के बार्न्स एंड नोबल जैसे बुक स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसके लिए हमें भारत को, हम लोगों को कुछ करना होगा, कदम बढ़ाना होगा, जिसके लिए वाणी प्रकाशन का यह पहला कदम मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है। And Paul Gustafson and myself are witness in that London book fair LBF that just after my book launch, Aditi got an invitation from the organizers of Frankfurt Book Festival to participate in Frankfurt later this year. Wow. And just during that period, 3 days later, Aditi was invited in the formal dinner by the Oxford Literature Festival with the Nobel Prize winner Paul Nurse. So yeah, Aditi was there for 3 days. She must have
must have gotten a lot of other invitations and such offers. तो इसका यह दिखाता है कि विश्व के लोगों में हिंदी और भारतीय साहित्य के लिए जिज्ञासा है, परंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। अब मैं प्रवासी लेखन की ओर आता हूँ, जिसकी आज यहाँ पर चर्चाएं भी हुई हैं। मेरी दृष्टि में प्रवासी लेखन बहुत मासूम और मौलिक है, और मैं उन प्रवासी लेखकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक उम्र के बाद भारत से जाकर विदेशों में बसे हैं। वे यहाँ अध्यापक थे या प्रतिष्ठित स्थापित साहित्यकार थे या पत्रकार थे, उनको विदेशों के प्रतिष्ठानों में कोई जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, हो गए। मैं उन प्रवासी लेखकों की बात कर रहा हूँ जो अपनी युवावस्था में विद्यार्थी के रूप में विदेशों में जाकर बसे, या वे महिलाएं, लड़कियां जिनका विवाह हो गया और उनका ससुराल विदेश में था, वो जहाँ कर बसे। वो लोग जो लेखन लिखते हैं उसमें कल्पना कम और यथार्थ ज़्यादा होता है। वो कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत बन जाता है, जो नॉस्टैल्जिया से ऑब्वियसली शुरू होता है। यहाँ पर अनिल शर्मा जोशी जी की कविता है, उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। अनिल जी, मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ कि मेरी सोच मेरी मजबूरी है, एक तनावग्रस्त आदमी के लिए लिखना कितना ज़रूरी है। तो इस प्रकार की जो ज़रूरत है वो प्रवासी लेखकों में आती है। वो पैशनेटली लिखते हैं और वो प्रोफेशनल लेखक इतने अधिक नहीं हैं, लेकिन उनका जो योगदान है हमारे हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में और उसकी वैश्विकता में, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वह लिख रहे हैं जो जीवन वो जी रहे हैं, जिस देश जिस परिवेश में वो रह रहे हैं। और जब हिंदी साहित्य की वैश्विकता की बात आती है, वैश्वीकरण की बात आती है, तो मैं यही कहता हूँ कि सच्चा वैश्वीकरण तो तब होगा जब आज से 300 साल बाद इंग्लैंड के किसी व्यक्ति को जानना होगा या यूरोप के किसी व्यक्ति को जानना होगा कि ब्रेक्सिट के दिनों उसके घर में, उसके देश में और यूरोप में क्या हुआ था। जब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के किसी नागरिक को जानना होगा कि कोविड काल में उसके परिवार ने, उसके पूर्वजों ने वो जंग किस प्रकार से लड़ी होगी, और उनसे यह कहा जाएगा कि यदि आपको जानना है तो आप उषा से प्रियमंदा, दिव्या माथुर, तिरेन शर्मा, अनूप भार्गव, शैलजा सक्सेना, शहर अग्रवाल, जय वर्मा, रेखा राजवंशी, इन साहित्यकारों को पढ़िए तो आप जान पाएंगे, आपके प्रश्नों और आपकी जिज्ञासा की शायद पूर्ति हो सकेगी। और यह काम इस समय प्रवासी लेखन में बहुत जोर शोर से चल रहा है। आज जैसा कि राहुल देव जी ने कहा, चलिए उस बात को मैं बाद में आता हूँ। प्रवासी लेखन की एक और बात को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ कि प्रवासी लेखन ने एक लंबी यात्रा की है, बहुत संघर्ष किया है हिंदी साहित्य की मूल धारा से जुड़ने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप अगर देखेंगे तो आप बताइए कि 1980 और 90 के दशक में कितने प्रवासी लेखक भारत में प्रकाशित होते थे। गोयनका जी अभिमन्यु अनाथवा जैसे लेखकों को अवश्य प्रकाशित करते थे। जिन प्रवासी लेखकों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोगों को कितने गिने चुने, या मुझे लगता है कि 1 या 2 प्रकाशन भी नहीं हुए होंगे। यहाँ 1999 की विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हुई, जिसको पूरे 25 वर्ष हो रहे हैं इस वर्ष, और मेरे बहुत से संबंध और संपर्क राहुल देव जी जैसे लोगों से भी उसी दौरान बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उस सम्मेलन की थी अरुण माहेश्वरी। 2000 के दशक में जब यह बात उठती थी हमेशा कि प्रवासी लेखकों को प्रकाशक नहीं मिलते हैं, और एक वो संघर्ष के 2000 के दशक का जो दशक है, उस दौरान आप देखेंगे कितने नए प्रवासी लेखक भारत में आना शुरू, भारत के मान्यता प्राप्त और सम्मानित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित होना आरंभ हुए हैं। जैसा कि अनिल जी ने भी बताया, पुरवाई का उसमें योगदान रहा है। अक्षरम पत्रिका में नरेश आंडिल जी से संपादक यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने डेडन को पहली बार प्रकाशित किया, और नरेंद्र कोहली जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम भी हुआ था जहाँ अलका सिन्हा जी ने उस कहानी का पाठ भी किया था। और
तो 2000 के दशक में की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो मैंने यूके हिंदी समिति की ओर से एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि ब्रिटेन में पांडुलिपि का चयन किया जाए, हिंदी की स्क्रिप्ट का चयन किया जाए, एक पुस्तक हिंदी समिति प्रकाशित कराएगी। उस समय अरुण माहेश्वरी जी ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझसे कहा कि प्रकाशन का काम हमारा है, तुम चयन करो पांडुलिपि का और हम उसे प्रकाशित करेंगे। और कई वर्षों तक वह प्रोजेक्ट चला। और उस श्रृंखला में भारतेंदु विमल जी उपस्थित हैं। आपकी ये उपन्यास तुमुन मछली का भी प्रकाशन हुआ था, उसका लंदन में लोकार्पण हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें अशोक चक्रधर जी और कमलेश्वर जी उपस्थित थे और शायद मोनिका मोहता जी उस समय नेहरू केंद्र की डायरेक्टर थी, मधु मोहता जी भी थे। इनके कार्यकाल में नेहरू केंद्र में जितने हिंदी के कार्यक्रम हुए उतने नेहरू केंद्र के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुए हैं। इतने वहाँ पर मैं पूरे अथॉरिटी के साथ ये बात कहता हूँ। और संघर्ष को देखने वाले अनिल जी के अलावा राकेश दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं, तरुण कुमार जी उपस्थित हैं, जो हिंदी और संस्कृति अधिकारी रहे इंग्लैंड में। इन्होंने भी उसको देखा और समझा है। अब मैं राहुल देव जी की उस बात को पर आता हूँ जो आपने कहा। यह बात मैं स्वयं कहता हूँ कि मैं मूलतः कवि हूँ और कहानी लिखना मुझे हमेशा थोड़ा मुश्किल और लंबा लगता है। उसका कारण यह है कि जब मैं कहानी की थीम की ओर बढ़ता हूँ और कुछ लिखना शुरू करता हूँ तो मुझसे कविता हो जाती है। मुझे लगता है कुछ पंक्तियों में काम हो गया, तो अब आगे कहाँ तक बढ़ा जाए। और ये सच बात है, मेरी बहुत सी कविताएँ हैं। अगर कभी रचना प्रक्रिया पर बात की है तो मैं बताऊँ कि मेरी कहानी क्या बनी थी और कविता क्या हुई है। और नीरज जी ने एक बात कही थी, वो कहते थे गोपाल दास नीरज, कि जब लिखने के लिए लिखा जाता है तो वह होता है गद्य, और जब लिखे बिना रहा न जाए, स्वयं लिख जाए, वह होता है पद्य। तो अब मैं यह नहीं जानता कि मैंने गद्यों का पद्यांतरण किया है या पद्यों का गद्यांतरण, लेकिन यह मैं अवश्य जानता हूं कि मैंने अपनी भावनाओं का लिख्यांतरण किया है। अब यहाँ पर मैं इन तीन शब्दों का प्रयोग पद्यांतरण, लिख्यांतरण और गद्यांतरण इसलिए कर रहा हूँ, ये बताने के लिए उदाहरण के स्वरूप में कि प्रवासी लेखन कितना मासूम और मौलिक होता है। उसको उसकी भावनाओं से तोलना चाहिए और भाषा से नहीं। उसका कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है कि जिसके माध्यम से आज हिंदी साहित्य का वैश्वीकरण हो रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं आज अपना पूरा आभार इस रूप में व्यक्त करता हूँ कि ये मेरे जीवन का जैसे श्रेष्ठतम क्षण है और दिन है कि जब मुझे राहुल देव जी जैसे मर्मज्ञ का स्नेह प्राप्त हो जाए, अनिल शर्मा जोशी जी का प्रोत्साहन, जितेंद्र श्रीवास्तव जी का मार्गदर्शन, विवेक कश्यप जी का एंडोर्समेंट और इतना गंभीर वक्तव्य, अरुण माहेश्वरी जी के सौजन्य में, और जिन्हें मैं मानता हूँ कि कवि सम्राट, साहित्य सम्राट, मंच सम्राट, हृदय सम्राट आदरणीय अशोक चक्रधर जी की अध्यक्षता प्राप्त हो जाए तो वह शाम, वह सांझ बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाती है। और निश्चित रूप से जैसा कि अनिल जी ने और राहुल जी ने भी उसका उदाहरण दिया कि किस प्रकार से कितने साहित्यकार और लेखक विदेशों में आकर बसे हैं। जिन्हें मेरा आतिथ्य मिला है और मुझे उनका सानिध्य मिला है, तो मैं ये याद करना चाहूँगा कि जब मेरी दादी 1992 में पहली बार लंदन आई थी, उस समय मैं एक कमरे के फ्लैट में रहा करता था। और जो लोग लखनऊ में मेरे पुश्तैनी घर को जानते हैं, यहाँ पर मेरी बहन आई हुई हैं वर्तिका, मेरे मित्र आए हुए हैं ममता, संदीप, दिनेश शर्मा जी मेरे पिताजी के मित्र, ये लोग लखनऊ के हैं, ये मेरे घर को, पुश्तैनी घर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें कितने कमरे हैं वो आज तक कोई गिन नहीं पाया है। तो मेरी दादी ने मुझे बहुत मेरे फ्लैट को देखा और मुझे देखा और मुझे एक बहुत प्रेरणादायी आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ईश्वर करे एक दिन तुम्हारा घर तुम्हारे दादाजी के घर से भी बड़ा हो, लेकिन मेहमानों के लिए हमेशा छोटा पड़े। क्या बात। और वह बात मैं कहीं ना कहीं ग्रहण कर गया
और यहाँ पर बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं, यहाँ पर विनोद भारद्वाज जी बैठे हुए हैं और अनेक लोग हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ, दिव्य रमेश जी हैं, सभी अधिकतर साहित्यकार कहीं ना कहीं ब्रिटेन आ चुके हैं और मुझे उनके सानिध्य की एक सबसे बड़ी भूमिका रही है मेरे जीवन के साहित्यिक विकास की। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और वाणी प्रकाशन का एक बार फिर इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यह बहुत स्वर्णिम अवसर आज मुझे प्रदान किया, एक कार्यक्रम जो एक बहुत महत्वपूर्ण बहाना बना मेरे लिए कि मैं आप सबके साथ एक शाम यहाँ पर गुजारूं। और इस बात को अगर मैं विज्ञानव्रत जी की यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी श्रेष्ठ गज़लकार हैं और छोटी बहर के गज़लों के लिए वे जाने जाते हैं, तो साकी माफ़ विज्ञान जी, मैं आपकी काव्य शैली में एक शेर प्रस्तुत करता हूँ कि महफिल ये बहाना है, तुझको घर बुलाना है। इन शब्दों के साथ जिन लोगों के नाम मैंने नहीं लिए हैं वो इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर चेहरे में अपने पसंद की सूरत नहीं होती, हर तराशे पत्थर में प्रभु की मूरत नहीं होती। हर चेहरे में अपने पसंद की सूरत नहीं होती, हर तराशे पत्थर में प्रभु की मूरत नहीं होती। और भावों को समझने की शक्ति हो जिनमें, उन दोस्तों को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। And thank you, Paul, very much for being here and scheduling your visit according to this program and making this event so special for me. Thank you, Paul. Very